अच्छा, अपॉइंटमेंट में ना 2 चीज़ें हैं। हाँ, हाँ। एक तो आपको देखते रहना है कि आपको अपॉइंटमेंट मिल रही, नहीं मिल रही। हुँ, हुँ, अगर आपको मिल रही है अपॉइंटमेंट तो बहुत अच्छी बात है, हुँ, हुँ, आप अपॉइंटमेंट से जाओ। हुँ, नहीं तो आप कलेक्ट किया उस टाइम पे क्या होता है कि जब आपको वो पैकेट देते हैं, हुँ, हुँ। तो कहते हैं कि अगर रिजेक्शन होता है तो उसमें साथ में एक लेटर एक भी लेटर आता है। आता है। तो थोड़ा दिखा दो। हाँ, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा मेरा। ओके, सही है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं रोविंद दीवान आपका स्वागत करता हूं। तो भाई वीज़ा की रिक्वेस्ट भी काफ़ी आई थी और इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ वीज़ा के बारे में बात करेंगे कि स्पेन का वीज़ा अगर किसी को चाहिए तो उसको क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, क्या प्रोसेस है और कहाँ पे जाके मिलता है। तो सारी हम इसमें डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि कैसे आपको, अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री इनसे मैच करती है तो आप कैसे स्पेन का वीज़ा लिखते हो खुद अप्लाई करके, ना कि किसी एजेंट के थ्रू, क्योंकि एजेंट तो भाई काफ़ी पैसे मांगते हैं और लाखों लाखों रुपए मांगते हैं। तो वही काम आप खुद से 10 से 15 हज़ार ऑलमोस्ट के आसपास आप कैसे कर सकते हो खुद से, तो वो बताएंगे। हिमांशु जी है मेरे साथ। वेलकम, कैसे हो? मैं अच्छा हूँ रविंद्र जी, आप कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। अच्छा, ट्रैवल करी आए फाइनली आप हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ अच्छा। जी। अजय मंचू भाई, आपको रिसेंटली वीज़ा आया है, ठीक है? हाँ जी। और बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहता है और गूगल पर भी सर्च करते रहते हैं कुछ ना कुछ कि कैसे मिलेगा, क्या प्रोसेस है क्या। तो इस वीडियो में वही डिस्कस करते हैं। तो आप बताइए सबसे पहले कि भाई क्या डॉक्यूमेंट्स आपने रेडी किए वीज़ा के लिए, स्पेन के वीज़ा के लिए? तो सबसे इम्पोर्टेंट तो आपका होता है कवर लेटर। हम्म। आपको कवर लेटर बहुत अच्छे से बनाना होता है, जिसमें आप बहुत सारी चीज़ें जेन्युइन भी लिखते हो, नहीं भी लिखते हो, लेकिन बहुत कन्विंसिंग होना एक चाहिए। बार थोड़ा मोटा मोटा सा बताओ कि भाई आपने क्या क्या मेंशन किया, मतलब किस तरीके से वो और भी अच्छा, लोग कर अच्छा। सकते हैं। तो मैंने उस कवर लेटर में ये मेंशन किया था कि मैं कहाँ जॉब करता हूँ, हम्म, मेरा पर्पस ऑफ ट्रैवल क्या है, हम्म, मैं कितने दिन रहूँगा हम्म, और मेरा वापस आने का रीज़न क्या है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। जी, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। बाकी और डॉक्यूमेंट्स में, क्योंकि मैं सैलरीड एम्प्लॉयी हूँ, तो मैंने 3 महीने की सैलरी स्लिप लगाई थी, मैंने 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट दी थी, मैंने 3 साल की अपनी आईटीआर दी थी, हम्म। ट्रैवल इंश्योरेंस, होटल बुकिंग्स मैंने booking डॉट कॉम से उठाई थी, और अच्छा। वो भी मैंने फिर बाद में अच्छा कैंसिल कर दी। हिमांशु, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, ठीक है? पहला तो ठीक है। कवरिंग लेटर हो गया, ठीक है? हाँ जी। इसमें आपने बताया कि भाई ये मेरा पर्पस है, ये मेरी ट्रैवल हिस्ट्री है, वो भी आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है? हाँ इतनी जी। कंट्रीज मैंने विजिट कर रखी हैं और ये मेरा रीजन है ये कंट्री ट्रैवल करने का। मतलब जैसे स्पेन का अप्लाई किया तो स्पेन का मेरा ये पर्पज है ट्रैवल करने का, या फिर किसी हाँ और जी। कंट्री का भी कोई कर रहा है तो उसका वो पर्पज मेंशन करना है उस कंट्री को जी, लेके, जी। ठीक है? और बिल्कुल। अच्छा, जैसे आप काम करते हो, ठीक है, एक एनओसी लेटर भी लगता है ऑफिस का? हाँ, ऑफिस से एनओसी मिलता है, जिसमें वो प्रॉपर्ली स्पेसिफाई करते हैं कि इतने दिनों के लिए ये जा रहे हैं, उसमें पर्पस ऑफ ट्रैवल भी बताते हैं आपको, हम्म, ताकि एम्बेसी को और श्योरिटी मिल जाती है और वो कि भी, ये एक लेजिट एम्प्लॉई है। अटैच करना होता है, राइट? हाँ, वो हाँ। भी अटैच करना होता है और ये मेंशन भी करना होता है कि भाई ऐसे ऐसे वो अटैच्ड है फाइल, जो हाँ, आपका एनओसी अपने लेटर। कवर लेटर में आप सब कुछ मेंशन करोगे, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स मेंशन करोगे कि आपने अपनी एप्लीकेशन में क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं। ओके। सैलरी स्लिप से लेके आईटीआर, अपने ऑफिस का कवर लेटर, इवन मैंने अपना ऑफर लेटर भी लगाया था। तो भाई हम मैं फॉर्मेट शेयर करने की कोशिश करेंगे, आप डिस्क्रिप्शन में देखना जाके, तो फॉर्मेट आपको मिलेगा, वो आप देखना जाके कि उसमें क्या क्या डिटेल्स होती हैं ऑलमोस्ट, राइट? तो वो कवरिंग लेटर हो गया। चलो अब नेक्स्ट जो हाँ चीज़ जी। थी। नेक्स्ट आते हैं आपकी होटल बुकिंग्स पे। हम्म। वो तो मैंने बुकिंग डॉट कॉम से जो भी मेरी आइटिनरी बन रही थी, मैंने ठीक है। कितने दिन कौन सी सिटी में रहूंगा, हम्म, वो मैंने एक टैबुलर फॉर्म में लिख के, हम्म, ताकि पढ़ने वाले को समझ में आ जाए कि मैं जेन्युइन ही चीजें करने वाला हूँ। ठीक है। तो मैंने अपना जो भी मैं जगह जा रहा था वो, कैसे मीन्स ऑफ ट्रैवल था वो, और जहाँ पे रुकने वाला था वो, हम्म, मैंने वो एक प्रॉपरली रो में एक फॉर्मेट में लगा के मैंने अपना आइटिनरी बनाई थी। हम्म, विद दैट मैंने साथ में होटल बुकिंग्स भी उसके अटैच करी थी, हम्म, ताकि रेफरेंसेस मेरे क्लियर हो, डायरेक्ट हो, कि हम्म, कोई डॉट कनेक्ट कोशिश करे तो वो आराम से हो जाए। हम्म, फिर सेकंड जो आता है, इसमें आपकी आती है डमी टिकट, क्योंकि टिकट। स्पेन बोलता है कि रिजर्वेशन चाहिए उनको, हाँ, हाँ। ना कि उनको बुकिंग चाहिए। अब बहुत बुकिंग चाहिए। ये हाँ, इसमें 2 लोग कंफ्यूजन है। खिल जाते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, तो जो रिजर्वेशन होता है वो होता है आपके टिकट होल्ड के ऊपर। हम्म, आप एमिरेट्स पे जाके अपनी आराम से टिकट होल्ड कर सकते हो बिना एक पैसा के। ठीक है। बहुत बट सारे उसमें लोग कार्ड ऐसे, तो लगाना पड़ता है। कार्ड लगाना पड़ता है, हाँ, हाँ। लेकिन आपका पैसा नहीं कटेगा, पैसा नहीं क्योंकि आप कटेगा। काउंटर पे जाके पे करोगे। जी 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 जी, पे एट काउंटर आ अगर जाता कोई, है। हाँ, ये अगर कोई ऑप्शन है। ठीक से उस चीज को पढ़ेगा हाँ, हाँ, हाँ। तो उसको समझ में आ जाएगा कि ठीक मैं है। कार्ड जरूर लगा रहा हूँ, हाँ, लेकिन हाँ। मैंने पेमेंट करनी है काउंटर पे काउंटर जाके। पे जाके। ठीक हाँ, है।
जब वो 72 आवर्स तक वैलिड रहती है। हाँ, हाँ। पर क्योंकि ये रिजर्वेशन है, तो बेसिक कोई चीज पता होती है कि इसने जेन्युइन ट्रैवल करना है, बिल्कुल। और उसने टिकट ले ली होगी बिकॉज उसकी ड्यूरेशन ही 72 आवर्स है। हाँ। ठीक है। तो एक माइंडसेट भी ऐसा होता है कि हाँ, अगर 72 आवर्स तक ये बंदा ब्लॉक कर रहा है, तो ये ऑब्वियसली इस प्राइस में ये वाली टिकट ले लेगा। तो इसीलिए डमी टिकट ऐसे अगर आप करते हो तो जेन्युइन। अच्छा, एक चीज मान लो कि 72 आवर्स तक वो वैलिड है, बट जैसे आपने VFS गए, आपने अप्लाई कर दिया, उस प्रोसेसिंग में भी टाइम लग जाता है तब तक, है ना? अब उस प्रोसेसिंग में जरूर टाइम लगता है, लेकिन क्योंकि उन्होंने रिजर्वेशन मांगी है, तो अब ऑब्लिगेटरी क्या होता है कि या तो मतलब अगर उन्होंने रिजर्वेशन मांगे तो उन्हें पता है कि 72 आवर्स तक रिजर्वेशन वैलिड है, या तो फिर ओरिजिनल टिकट लगाए या फिर रिजर्वेशन ही आप लगाओ। तो रिजर्वेशन का ऑप्शन उन्होंने खुद दे दिया। हाँ, रिजर्वेशन उन्होंने खुद दे दिया। अगर आप डॉक्यूमेंट देखोगे स्पेन के, तो उसमें उन्होंने साफ साफ बोल रखा है कि हमें एयर टिकट्स की रिजर्वेशन चाहिए। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हैं जैसे आपने बताया, तो वही बहुत अच्छा ऑप्शन उन्होंने बताया। सेकंड थिंग, अब नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? नेक्स्ट डॉक्यूमेंट? नेक्स्ट डॉक्यूमेंट था मेरा सैलरी स्लिप और ITR। अब यहाँ पे दो चीजें होती हैं कि कुछ लोग ITR नहीं भर पाते हैं, या फिर कुछ भी प्रॉब्लम होती है, उनको ITR नहीं मिल पाती है। तो अगर आप सैलरीड हो तो आपके पास आपकी कंपनी फॉर्म 16 देती है। ओके, आप वो भी दे सकते हो। ओके, तो मतलब अगर ITR ना दे तो फॉर्म 16 लगा सकता है बंदा। हाँ, वो वैलिड प्रूफ होता है कि आप टैक्स पे कर रहे हो, आप टैक्स पेयर एम्प्लॉई हो। अच्छा, एक चीज और अब मुझे यहाँ से थोड़ी बताइए, ये भी बहुत लोग जानना चाहेंगे कि मान लो कि सैलरी किसी बंदे की 30 है, 35,000 है पर मंथ। हाँ जी, हाँ जी। तो एलिजिबल है वो? सब एलिजिबल है। अच्छा, जितने दिन आप स्टे कर रहे हो, आप उतने दिन के लिए अपना फंड्स दिखा दो बस। ओके ओके ओके, तो वो स्टेटमेंट में आ जाता है। हाँ जी, जैसे आपने फॉर एग्जांपल जब मैंने अप्लाई किया तो मेरा फंड थोड़ा ज्यादा था, जो कि उस हिसाब से होता है, लेकिन मेरा ट्रैवल टाइम जैसे 20 दिन था, और वो लोग बोलते हैं कि पर डे आपके 67 यूरोस के हिसाब से होने चाहिए। ओके, 67 ना लेके चले, अगर हम 100 यूरो भी लेके चलते हैं, जो कि इवेंचुअली खर्च होंगे ही होंगे, तो उस हिसाब से मैंने अपने पास पैसे रखे हुए थे। ठीक है, तो जब मैंने अपना दिया, मेरे को पहली बार मैंने एक शेनिगन वीजा अप्लाई किया था, मैं अनएक्सपेक्टेड था। ओके ओके, तो मुझे लगा था कि शायद मेरे पास फंड्स कम है, क्योंकि जब मैंने इतना रिसर्च किया था, तो लोगों ने बोला कि आपके पास 5 लाख रुपए होने चाहिए, आपके पास 6 लाख रुपए होने चाहिए। यही क्योंकि बहुत सारे लोग पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, और अपने यहाँ पे जैसे वीडियोस में ना रियलिटी मिलती है यार, कि एक्चुअल में जैसे भी आपका लगा तो आप बताओगे सही किया, हाँ मेरा ऐसे लगा और मैंने इतना फंड्स रखा था। जी जी जी। तो मैंने वही चीज आपके में भी देखी थी कि काफी सारे लोग अपने जेन्युइन एक्सपीरियंस बताते हैं, इसलिए मैं आपसे बहुत टाइम से हाँ जी हाँ जी 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 बिल्कुल। पर मैंने जब ट्रैवल किया उस टाइम पे नो इशू हो, कोई बात ही नहीं है। अभी ये वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आप शेयर करें लोगों के साथ, ये भी एक काफी हेल्प करेगी लोगों को। तो जो भी फंड्स था वो आपने बता दिया कि इतना पर डे के हिसाब से बंदा रख सकता है। ठीक है, आप अपना ट्रैवल टाइम जैसे आपने फॉर एग्जांपल आपने 7 या 10 दिन दिखाओ, लेकिन आपको जो वीजा मिलता है वो 30 दिन का मिलता है, 15 दिन उसकी एक्सटेंडेड वैलिडिटी होती है। ओके ओके, पर मिसयूज नहीं करते हम, ना करना चाहिए। बिल्कुल ना करना चाहिए, आपके पासपोर्ट पे आपके ऊपर असर पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो अब ट्रैवल इंश्योरेंस तो अगर इजीली हो जाता है, कोई मुश्किल नहीं है। 1000 रुपए में मेरे को SBI से कराया था, मुझे वो ज्यादा सही लग रहा था, क्योंकि मेरा उसमें बैगेज क्लेम वगैरह सब कुछ आ गया था, इसलिए मुझे 1000 रुपए में मुझे लगा कि ये करा लेना चाहिए, तो मैंने पूरे महीने का ही ले लिया। ठीक है, और इसके अलावा और कोई डॉक्यूमेंट? और इसके अलावा नहीं, और तो कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगा। ठीक है, चलो मान लो डॉक्यूमेंट अब रेडी हो गए। ठीक है, मान लो ये डॉक्यूमेंट हमने रेडी कर लिए। अब नेक्स्ट स्टेप है कि अपॉइंटमेंट बुक करने का VFS के थ्रू। हाँ, वो भी एक बड़ा इशू है, क्योंकि मिलती नहीं है जल्दी से। अच्छा, अपॉइंटमेंट में ना 2 चीजें हैं। हाँ, एक तो आपको देखते रहना है कि आपको अपॉइंटमेंट मिल रही नहीं मिल रही। अगर आपको मिल रही है अपॉइंटमेंट तो बहुत अच्छी बात है, आप अपॉइंटमेंट से जाओ, नहीं तो आप वॉक इन करोगे तो वॉक इन में आपको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। तो हो जाता है? हो जाता है। ओके यार, ये चीज तो देखो, मैंने बोला ना कि गूगल पे भी नहीं मिलती कई बार इन्फॉर्मेशन, जैसे आपने बता रहे हो, राइट? आपने बताया ये चीज मुझे पता लगी क्योंकि जब मैं काउंटर पे अपनी एप्लीकेशन दे रहा था, मेरे साथ वाले काउंटर पे आके एक बंदे ने पूछा कि मैं तो वॉक इन हूँ, तो उसने कहा कोई बात नहीं, आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। ओके, तो दिया और उसने तो हिमांशु जी, आपका कितना लगा VFS का जो अपॉइंटमेंट बुक का चार्ज?
अपॉइंटमेंट BLS से होती है, नो फ्री ऑफ चार्ज। ओके ओके। और जाके जो आपके वीजा फीस लगती है वो आपकी 8 से 9 हज़ार रुपये वीजा फीस लगेगी। ओके, वो लगेगी। हाँ जी, लग जाती है वो। मतलब काउंटर पे जाके पे कर सकता है बंदा? वो आपको काउंटर पे जाके पे करनी है या तो आप बैंक में। अब ये हो गया, कितने दिन में मिल गई थी आपको? कितने दिन में मिल गई थी? मेरे को ये एग्जैक्ट मेरे हाथ में 14 दिन में आ गया था, पर 10वें दिन मेरे को मेल आ गया था कि मैं अपना वीजा पासपोर्ट कलेक्ट कर सकता हूँ। ओके। अब जिस दिन मैंने पासपोर्ट कलेक्ट किया उस टाइम पे क्या होता है कि जब आपको वो पैकेट देते हैं तो कहते हैं कि अगर रिजेक्शन होता है तो उसमें साथ में एक लेटर आता है। हाँ, अब मैंने तो पैकेट पकड़ा तो पैकेट में ना लेटर था लेटर। ओके। लेटर था, लेकिन वो लेटर था सिर्फ ये सिग्निफाई करने के लिए कि मेरा पासपोर्ट डिटेल्स थी, बस इसमें जो भी पासपोर्ट की डिटेल्स वगैरह होती वो थी, कुछ रिजेक्शन कुछ नहीं था। ओके। मैंने उसी टाइम बाहर आके जैसे मैंने अपना पासपोर्ट खोला, मैंने कहा बहुत सही, खोला ही मेरा वीजा वाला पेज। ओके। जिसपे स्टैम्प, जिसपे मेरा एक बार आप दिखाना, थोड़ा दिखा दो। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा मेरा। ओके, सही है ना। तो ये आपको मिल गया, और ये एक महीने का मतलब एंट्री आप 1 महीने 30 दिन तक रह सकते हो वहाँ पे। मेरा वैलिडिटी इसकी 45 डेज है, लेकिन मैं 30 डेज तक रह सकते हो। इन केस जैसे आपका प्लान चेंज भी होता है, मान लो कि आपने एंट्री कर गए और विद इन 30 डेज आप रिटर्न आ सकते हो, तो कोई इशू नहीं। हाँ जी, इसमें कोई इशू नहीं है, ऐसा आप कर सकते हो। ओके, तो भाई इसके अलावा और कोई मतलब ओवरऑल देखे तो आपने डॉक्यूमेंट रेडी किए और विद इन 15 to 20 डेज ऑलमोस्ट, विद इन 20 डेज आपका वीजा आ गया। तो जी। ओके। इसमें एक प्रीवियस अपना एक्सपीरियंस भी बताता हूँ। जब मैंने स्वीडन का अप्लाई किया था तो बहुत सारी ऐसी चीज होती है जो हम लोग को नहीं पता होती, जो आपके जैसे जब आपके जैसे प्लेटफॉर्म से हमें उसका एक्सपीरियंस मिलता है। जी। लोगों को नहीं पता था, लेकिन बताता हूँ कि स्वीडन का रिजेक्शन रेट ज्यादा है। इंडियंस को वो प्रॉब्लमेटिक है, वो लोग नहीं देते। आपके मेरे सोचो मेरी प्रोफाइल इतनी सही थी, उसके बाद भी मेरा एक रिजेक्शन आया था, लेकिन रिजेक्शन के बाद भी मैंने 15वें दिन अप्लाई किया था, तो मेरा वीजा मेरे को स्पेन से मिल गया। ओके, क्योंकि मेरे डॉक्यूमेंट सही थे। और एक बार आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बता दो कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री क्या है? मैं पहले सर्बिया गया था फ्रेश पासपोर्ट से, कोविड के बाद तब तो कुछ प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन उसके बाद दोबारा जब मैं अभी ट्रायल किया तो अभी मैं स्पेन के लिए गया, तब भी मेरा फ्रेश पासपोर्ट ही था, फ्रेश ही मानेंगे, और मेरा बस शेंगेन वीजा लग गया। ओके, तो मतलब कोई ट्रैवल हिस्ट्री थी, ऑलमोस्ट फ्रेश से ही आपने किया है और भाई आपको वीजा मिल गया। और चार्जेस भी उन्होंने बता दिया भाई, 8,000 अराउंड 8,000 आपकी चार्जेस लगेंगे। चलिए, तो भाई मेरे हिसाब से आपको जो भी इंफॉर्मेशन गूगल पे नहीं मिली होगी वो आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो अगर किसी को भी स्पेन का वीज़ा के लिए कोई अप्लाई कर रहा है तो भाई काफ़ी हेल्प करेगी वीडियो, और इस वीडियो को आप शेयर जरूर करना, ताकि जो ट्रैवलर्स हैं और भी जिनके डाउट्स हैं भाई उनके क्लियर हो जाएं, और फ्री ऑफ कॉस्ट वो जैसे कि एजेंट वेजेंट के चक्कर में ना पड़ के अपना खुद अपना काम कर ले। राइट मान से कि भाई काफ़ी हेल्प मिलती है, क्योंकि जैसे आप बताते हैं या फिर जैसे कोई भी और दूसरा आके यहाँ पर अपना एक्सपीरियंस करता है, वो अपना जेन्युइन एक्सपीरियंस शेयर करता है। जी, बिल्कुल। अगर बनी बनाई स्टोरी होती तो वहाँ पर जाके तो एक्सपीरियंस कुछ और होता। हाँ, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जब आप जब कोई आपकी वीडियो देख के जाता है तो वो एक मेंटली प्रिपरेशन के साथ जाता है कि मेरे साथ में क्या होगा, मुझे उस सिचुएशन में क्या करना है। बिल्कुल, और अलग-अलग बंदे आके जैसे एक्सपीरियंस शेयर करते तो उसमें हर एक सिचुएशन का पता चल जाता है कि हाँ यार, उन्होंने ऐसा प्रॉब्लम फेस करी थी, इन्होंने ऐसी करी थी, और हम उसको उससे कैसे बच सकते हैं। हाँ जी, चलिए ठीक है हिमांशु। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ और है, जैसे ही आप अपना कवर लेटर वगैरह आप तैयार करो तो कवर लेटर में हर सब कुछ एक पेज में कंसाइज कर देना, क्योंकि उन वीज़ा जो काउंसलर होता है, एम्बेसी काउंसलर होता है, उसमें इतना टाइम नहीं होता कि वो 10 पन्ने पढ़ेगा, पूरी कहानी पढ़ेगा। एक पेज में बस अपना टेक टू द पॉइंट मोटिव, अपना पर्पस ऑफ ट्रैवल और अपना रिटर्न का रीजन, जो कि बहुत कन्विंसिंग होना चाहिए, आपका वीज़ा आपके कवर लेटर से ही आ जाए। ओके, चलिए यार, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी आपने हिमांशु जी, और भाई इस वीडियो को आप शेयर जरूर करना ताकि ट्रैवलर्स की हेल्प हो। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर ट्रैवल एक्सपीरियंस। टेक केयर।